नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक तमाशा, भारतीय जनतंत्र का एक तमाशा पिछले 4 दिन से लगातार चल रहा है और टेलीविज़न चैनल्स पर बीच बीच में उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। 2 दिन तो पूरी तरह से हुआ। पहले दिन तो पूरा जितनी देर वो तमाशा चला लाइव टेलीकास्ट होता रहा। ये भारतीय जनतंत्र की सबसे ख़राब तस्वीर है। खराब इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई बड़ी पार्टी, बड़े जनाधार वाली पार्टी जिसको देश के बहुसंख्यक लोगों का समर्थन प्राप्त हो या बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त हो, ऐसा नेता जो कम से कम मल्टी स्टेट पार्टी का नेता हो, उसके बारे में अगर ऐसा हो तो बात समझ में आती है। एक नेता, उस नेता की उपलब्धि ज़रा देखिए। वो नेता, उसकी पार्टी जो है उसकी जेबी पार्टी है। उस पार्टी में वही होता है जो वो चाहता है। उसकी निजी जागीर है वो पार्टी, जिस जागीर को वो अपनी बेटी को सौंपना चाहता है। 24 साल से पार्टी चला रहा है, 24 साल से पार्टी का अध्यक्ष है। 24 साल में उसकी उपलब्धि क्या है? सबसे ज़्यादा 71 विधानसभा सीट्स, ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। और 9 लोकसभा बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये है उसकी उपलब्धि, जिसको राष्ट्रीय नेता बताया जाता है। तो यहाँ अगर 9 सीट मैक्सिमम 24 साल में जीतने वाला, अपनी पार्टी चलाने वाला नेता, उसकी ये उपलब्धि हो, अगर वो राष्ट्रीय नेता है तो कौन क्षेत्रीय नेता है, कौन जिले का नेता है, कौन प्रदेश का नेता है? ये अजीब सी स्थिति है। जिस नेता की रैंक बहुत पीछे होने चाहिए, वो देश में सरकार बनाने, वैकल्पिक सरकार बनाने का आर्किटेक्ट अपने को बताने की कोशिश कर रहा है। उसको पेश किया जा रहा है, यही है जो विपक्षी एकता करा सकते हैं, यही है जो सबको साथ ला सकते हैं। एक सरकार उन्होंने बनाई, उस सरकार की दाई बने और उस सरकार को उनसे लगभग आधी उम्र का नेता उनकी नाक के नीचे से लेकर चला गया, उनको हवा तक नहीं लगी। सरकार को गिरने से रोक नहीं पाए। इस नेता की उपलब्धि, इस राजनीतिक सफलता, पहली राजनीतिक सफलता अपने राजनीतिक गुरु को धोखा देने से शुरू हुई। ये है बुनियाद इस नेता की। कोई नैतिक बल, कोई नैतिक आधार इस नेता की राजनीति का कभी नहीं रहा। किसी का भी समर्थन, किसी का भी विरोध, किसी के भी साथ में, किसी के भी खिलाफ, कभी भी हो सकते हैं। सवाल ये है कि हमारा फ़ायदा क्या है। अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारे परिवार का फ़ायदा हो रहा है, तो हम ऐसा करने को तैयार हैं। तो वो जिससे लड़ाई करेंगे उससे समझौता कर सकते हैं। 99 में जिस मुद्दे पर सैद्धांतिक मुद्दा बनाकर विरोध किया कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी का, उन्हीं सोनिया गांधी और उसी कांग्रेस से कुछ ही महीने बाद समझौता करके सत्ता में आ गए। महाराष्ट्र जैसे राज्य से जिसकी राजनीति शुरू हुई हो और चल रही हो, जिसे महाराष्ट्र का चाणक्य बताने की कोशिश की जाती हो, जिसे देश की राजनीति का भीष्म पितामह बताने की कोशिश की जाती हो, उस नेता की स्थिति ये है कि वो अपनी पार्टी में फैसले नहीं करवा पा रहा है। वो डरा हुआ है अब अपने भतीजे से, अपने भतीजे पर काबू नहीं कर पा रहा है। उसको अपने भतीजे को पर काबू करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने का नाटक करना पड़ा है। और ये नाटक का क्रम जो है 4 दिन से चलाया जा रहा है। कितनी देर तक इसका भावनात्मक लाभ उठाया जा सके और ये बताने की कोशिश की जा सके कि देखिए, हमारे साथ पार्टी का पूरा कैडर खड़ा है, सारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक खड़े हैं, तो ताकत हमारे पास है। जिस भी ताकतवर व्यक्ति को अपनी ताकत का इजहार करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, मान लीजिए कि वो अंदर से बहुत कमज़ोर है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शरद राव पवार की। शरद राव पवार एनसीपी के अध्यक्ष अभी तक तो हैं। उनका इस्तीफा, जो कमेटी उन्होंने बनाई 18 लोगों की, जिसको ये जिम्मा दे दिया गया कि वो नए अध्यक्ष का चुनाव करे, उस कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया शुक्रवार को कि हम आपका इस्तीफा मंजूर नहीं करते हैं। और घूम घूम कर शरद पवार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कह रहे हैं आपकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा, आपकी भावनाओं के मुताबिक कोई फैसला लिया जाएगा।
तो ये एक ही दिशा में इशारा करता है कि वो किसी न किसी रूप में पद पर बने रहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रदेश में 24 साल पार्टी चलाने के बाद भी उसकी पार्टी नंबर 3 की पार्टी हो प्रदेश में, वो नेशनल अल्टरनेटिव कैसे बन सकता है? उसको कभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा सकता है कि उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। कभी उनको राष्ट्रपति बनाने की बात की जाती है। किस आधार पर, क्या जनाधार है, कौन सी राजनीति है, कौन सा राजनीतिक आधार है, कौन सा वैचारिक आधार है, पार्टी की विचारधारा क्या है? पार्टी की विचारधारा, कई बार पहले कह चुका हूँ, इस पार्टी की विचारधारा केवल जो है सौदेबाजी है। सौदा जिससे पटा वो ठीक है, जिससे नहीं पटा वो गड़बड़ है। अपनी पार्टी पर अपने परिवार का कब्जा बनाए रखने के लिए और सीधे सीधे कहें तो अपनी बेटी को उसका कब्जा देने के लिए लगातार ये नाटक खेला जा रहा है। इसका एक ही मकसद है, अजीत पवार के पर कतरना और सुप्रिया सुले को स्थापित करना, उनका राज्याभिषेक करना। इन दोनों के लिए शरद पवार को अगर अपना इस्तीफा देना पड़ा पार्टी अध्यक्ष पद से, तो इससे बड़ी उनकी कमज़ोरी और क्या हो सकती है। लेकिन शरद पवार की ही बात नहीं है, पूरे देश में जिस तरह का माहौल है वो बताता है विपक्ष की पूरी राजनीति किस ओर जा रही है। फारूक अब्दुल्ला फ़ोन कर रहे हैं, MK स्टालिन फ़ोन कर रहे हैं, राहुल गांधी फ़ोन कर रहे हैं, तमाम नेता देश के विपक्षी दलों के फ़ोन कर रहे हैं कि आप अध्यक्ष बने रहिए। शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे तो क्या कर लेंगे, और अब तक अध्यक्ष थे तो क्या कर लिया। 2014-2019 में दो चुनाव में तो वही अध्यक्ष थे अपनी पार्टी के, क्या कर लिया। बाकी देश को छोड़ दीजिए, बाकी देश के दूसरे प्रदेशों की बात छोड़ दीजिए, अपने प्रदेश में क्या कर लिया। जो नेता अपनी पार्टी को 24 साल में अपने प्रदेश से बाहर कोई उल्लेखनीय सफलता न दिला पाए, उससे ज़्यादा कमज़ोर नेता और कौन हो सकता है। लेकिन आप देखिए, लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की कोशिश लगातार होती रहती है। मीडिया का एक वर्ग है जिसको आप पढ़ें, जिसको आप सुने तो आपको लगेगा, अगर आप नाम न सुने कि किसके बारे में बोल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि दुनिया के किसी महान नेता की बात हो रही है, जिसने डेमोक्रेसी में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया हो, जिसने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया हो, जिसने देश के स्तर पर बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हों, ऐसे नेता की बात हो रही है। जो जब चाहे राजनीति का रुख बदल दे, जो जब चाहे राजनीति की हवा को जिस दिशा में चाहे मोड़ दे, ऐसे नेता की बात हो रही है। और ऐसा नेता अपने ही राज्य में उसको कोई नहीं पूछता। नंबर 3 की पार्टी होने के लिए आपको बहुत बड़ा सूरमा होने की ज़रूरत नहीं है। तो शरद पवार बहुत बड़े सूरमा नहीं है राजनीति के। 24 साल का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बता रहा है, जब तक कांग्रेस में थे बड़ा संगठन था, नेशनल पार्टी थी, इसलिए उनका कद बड़ा लगता था। अब वो क्षेत्रीय नेताओं में भी छोटे कद के नेता हैं। आज तक कभी अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिला सके अपने राज्य में, बाहर तो छोड़ दीजिए। तो मुलायम सिंह यादव से छोटे नेता हैं, लालू प्रसाद यादव से छोटे नेता हैं, वो जगन मोहन रेड्डी से भी छोटे नेता हैं जो उनकी उम्र के आधे होंगे, वो KCR से भी छोटे नेता हैं, वो बिजू पटनायक से तो बहुत ही छोटे नेता हैं, वो MK स्टालिन से भी छोटे नेता हैं। और इस तरह से मैं नाम लेता जाऊं तो जो है तमाम प्रदेशों के नाम ले सकता हूं जहां क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, जिन्होंने अपने बूते अपनी पार्टी को खड़ा किया। और ममता बनर्जी को कैसे भूल जाएंगे, तीसरी बार जीत कर आई हैं, कांग्रेस से ही निकली हैं, उसी कांग्रेस से जिससे शरद पवार निकले थे, और ज़्यादा पहले नहीं, उनसे सिर्फ 1 साल पहले। और आज तीसरी बार पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में प्रचंड बहुमत से सरकार चला रही है। तो ममता बनर्जी से बड़े नेता शरद पवार कैसे हो गए। और सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें, जिसने 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार बना ली, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से बड़े नेता कैसे शरद पवार हो गए। लेकिन शरद पवार के बारे में आप बात कीजिए तो आपको लगेगा कि बहुत बड़े नेता की बात हो रही है, जिसके बिना तो भारतीय राजनीति चल ही नहीं सकती, जिसके बिना कम से कम विपक्ष की राजनीति तो बिल्कुल नहीं चल सकती। शरद पवार किसको चाहिए, किस लिए चाहिए। एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल जो बनाने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, अडानी का मुद्दा, उसकी हवा शरद पवार ने निकाल दी। तो शरद पवार विपक्ष के दोस्त हैं कि दुश्मन हैं, पहले विपक्ष ये तय कर ले। जितने मुद्दे ऐसे बनते हैं विपक्ष के
बीजेपी के खिलाफ, उनको पंक्चर करने का काम शरद पवार करते हैं, क्योंकि शरद पवार का सबसे कामकाजी रिश्ता है, शरद पवार का सबसे सौदेबाजी का रिश्ता है। इस तरह की राजनीति करने वाला मुझे नहीं लगता देश में और कोई नेता है जो राजनीति को व्यापार की तरह चलाता है। और उस नेता के लिए 4 दिन से देश भर में ऐसी चर्चा हो रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसी चर्चा हो रही है जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े जनाधार वाले नेता की, किसी राष्ट्रीय नेता की बात हो रही है। उसके बुलाने पर विपक्ष की बैठक होगी, वो अगर विपक्ष की बैठक में शामिल ना हो तो ऐसा लगता है कि विपक्ष की बैठक का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जिसका कोई नैतिक बल ना हो, कोई वैचारिक आधार नहीं हो, वो एक सौदागर से ज़्यादा और क्या हो सकता है। और बार बार कह रहा हूँ, 24 साल का समय कम नहीं होता है। 24 साल में आप अपनी पार्टी को, अपने प्रदेश में पूर्ण बहुमत को छोड़िए, आप अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत के कहीं आसपास भी नहीं ले जा पाए। मोदी 2014 में आए, 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और अपनी पार्टी को महाराष्ट्र में जो 4थे नंबर की पार्टी थी 1 नंबर की पार्टी बना दिया। और कुछ महीने में 122 सीटें आई बीजेपी की 2014 में, जो शरद पवार को पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली। देवेंद्र फडणवीस मेरी नज़र में शरद पवार से बड़े नेता हैं, लेकिन मैं बात केवल विपक्षी नेताओं की कर रहा था कि विपक्ष में जो नेता हैं उनकी तुलना अगर शरद पवार से की जाए तो शरद पवार कहाँ ठहरते हैं। शरद पवार ठहरते हैं सिर्फ एक व्यक्ति के मुकाबले में, जिनका नाम है नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी अपने प्रदेश में 3रे नंबर की पार्टी है। वो भी हल्दी लेकर निकले हैं विपक्षी एकता कराने के लिए। तो 2 ऐसे नेता हैं ये जो विपक्षी एकता करा रहे हैं, जिनकी अपने पैर के नीचे ज़मीन नहीं है। शरद पवार को डर सता रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले कहीं उनकी पार्टी टूट न जाए। जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहा है वो विपक्ष को सत्ता में लाएगा। मतलब ये सोचना तो दिमागी दिवालेपन की हद है भाई। जिसको अपनी पार्टी बचाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसको अपनी पार्टी बचाने के लिए ये इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है, लोगों की सहानुभूति जुटानी पड़ रही है, वो उसको जो है विपक्षी एकता की धुरी के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर शरद पवार होंगे तो ही विपक्षी एकता हो सकती है। शरद पवार अगर विपक्षी एकता की अगुवाई नहीं करेंगे तो कैसे होगी विपक्षी एकता। शरद पवार पहले अपनी पार्टी में एकता कर लें। जिस दिन अजीत पवार को मुख्य जिम्मेदारी देंगे उस दिन जयंत पाटिल का क्या होगा ये शरद पवार भी नहीं जानते। जिस दिन सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाएंगे उस दिन अजीत पवार क्या करेंगे इसका डर शरद पवार को लगातार सता रहा है। तो किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में उसी नेता का महत्व होता है जिसके पास वोट होते हैं। शरद पवार वो नेता हैं जिनके पास वोट नहीं है। जो है वो इतना काफ़ी नहीं है कि वो अपने प्रदेश के नंबर 1 के नेता बन सके, देश का तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे लोगों को लेकर विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है। ऐसे लोगों को जोड़कर विपक्ष ये उम्मीद कर रहा है कि वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हरा देगा। अब इसको तो मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी नहीं कह सकता। उसमें भी कुछ तो वास्तविकता का पुट होता है, कहीं तो कुछ तथ्य होता है। इसमें तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये वंशवादी, परिवारवादी, व्यक्तिवादी राजनीति करने वाले देश का क्या भला करेंगे ये आप खुद तय कीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।